नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। हमारे इस खास बुलेटिन 3 at 3 में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी नेहा बाथम और साथ ही मीनाक्षी कनवाल। और अगले 1 घंटे में इस विशेष बुलेटिन में हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, ये अब हम आपको बताएंगे। देश दुनिया की तमाम खबरें तो होंगी ही, लेकिन आप सबने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि पहले चोरी और फिर सीना जोरी। और यही काम दरअसल कर रहा है चीन, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। दरअसल LAC पर हालात खराब उसी ने किए, गलवान में माहौल खराब भी चीन ने ही किया, सरहद पर सैनिकों का जमावड़ा भी चीन की तरफ से बढ़ाया गया। और जब अब भारत ने चौतरफा घेराबंदी शुरू कर दी है तो चीन कह रहा है कि माहौल ना बिगाड़े भारत। चीन की इस नई चालबाजी को विस्तार से हम आपको बताएंगे 3:30 बजे। नेहा। बिल्कुल, और चीन अपनी चौतरफा घेराबंदी से काफी ज्यादा परेशान है। चीन को ये याद रखना चाहिए कि ये नया हिंदुस्तान है, यानी कि न्यू इंडिया। ये अपनी सुरक्षा करना जानता है, ये पलटवार करना भी जानता है। और इसी नए हिंदुस्तान का दमखम 2 दिन बाद दिखने वाला है। 2 दिन बाद स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कैसी है तैयारी, जमीन से लेकर आकाश तक सुरक्षा के कैसे हैं इंतजाम, इस पर होगी हमारी खास रिपोर्ट इस बुलेटिन में मीनाक्षी। और देखिए नेहा, 2 दिन बाद दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जाने वाला है, लेकिन आज देश की राजधानी दरिया बनी हुई है। तस्वीरें देखिए, रात में हुई बारिश के बाद यहाँ पर कई सड़कें नाला बन गई। हालांकि ये तस्वीरें हम आपको देश के बाकी हिस्सों से दिखा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भी आज जो हालात थे उन्होंने जबरदस्त चिंता पैदा कर दी। इस बुलेटिन में हम बारिश से बेहाल दिल्ली का हाल तो आपको दिखाएंगे, लेकिन देश भर के भी जो हिस्से हैं और बाढ़ के जहां पर हालात बने हुए हैं उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। तो बाढ़ और बारिश की हुबहू और मिलती जुलती तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं, जहां पर कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं पर सड़कें जो हैं वो सैलाब जैसी दिखाई दे रही है। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर कैसे एक इलाके में कई गाड़ियां फंस गई, क्योंकि यहां पर समंदर बन गई है सड़कें, दरिया जैसे वहां पर पानी भर गया है। कमर तक जमा पानी से कई ऑटो, बस और साथ ही दूसरी कार और व्हीकल्स खराब हो गए। उत्तर भारत हो या फिर दक्षिण के राज्य, चारों ओर संकट दिखाई दे रहा है। मीनाक्षी। लेकिन नेहा देखिए, सबसे ज्यादा खतरा पहाड़ों पर बना हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन पहाड़ों पर जो हालात हैं वहां पर सड़कें धंस रही हैं, हाईवेज टूट रहे हैं और पहाड़ों का हिस्सा गिरकर भी जब सड़कों पर आ रहा है तो ऐसे में उन हालात को नॉर्मलाइज करने में भी समय लगता है। श्वेता। बिल्कुल मीनाक्षी, आपने सही कहा। और खास करके जो पहाड़ी इलाकों का आपने जिक्र किया है, उत्तराखंड का जो इलाका है वो अपने आप में काफी सेंसिटिव है और वहां पर पहाड़े दरकने की अक्सर खबरें आती है। लेकिन आपको हम दिल्ली की खबर बताएं कि देखिए, आज जो बारिश हुई है उससे दिल्ली एक तरह से लगा कि डूबने लग गई। जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, अंडरपास में पानी भरा हुआ है और यहाँ पर गाड़ियां फंसी हुई है। सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार जाहिर सी बात है कि सुस्त होना यहाँ लाजमी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि दिल्ली जो एक राजधानी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ भी 1 या 2 दिन की बारिश में ये हाल हो जाता है कि सड़कें दरिया बन जाती हैं, अंडरपास में पानी फंस जाता है, गाड़ियां फंस जाती है अंडरपास में पानी भरने की वजह से, जिससे लोगों को परेशानी होती है। मूसलाधार बारिश, बेहाल जिंदगी। नदियों में उफान, लहरों में अटकी जान। कहीं अंडरपास में फंसी गाड़ी तो कहीं उफनती लहरों का हुई शिकार। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ का कहर टूटा है। कई राज्य इस संकट का सामना कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली का हाल। सुबह हुई बारिश ने कई इलाकों की मुसीबत बढ़ा दी। ये 5 तस्वीरें उसी आफत की गवाही दे रही हैं। चंद घंटे की बारिश में दिल्ली दरिया बन गई। कई इलाके लबालब पानी से भर गए। बारिश के पानी को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। सड़कें सैलाब में डूब गईं। ये दिल्ली के जखीरा इलाके का अंडरपास है। जल जमाव में ये कार डूबते डूबते बची। पानी के बीच धक्का देकर जैसे तैसे इस कार को पानी से बाहर निकाला गया।
मौके पर मदद नहीं मिलती तो अनहोनी हो सकती थी। इसी अंडरपास में ये ऑटो भी फंसा। जैसे तैसे ऑटो वाला पानी से बाहर निकलने में कामयाब हुआ। अब तुगलकाबाद की तस्वीर देखिए। यहाँ बैलगाड़ी की सवारी हो रही है। लोग बारिश के पानी से बैलगाड़ी के जरिए निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफर शुरू होने से पहले ही हादसा हो गया। सुबह सुबह दफ्तर जाने के वक्त सड़क पर लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम दिखा। दिल्ली के आसपास नोएडा और गाजियाबाद में भी हालात बेहद खराब दिखे। भारी बारिश से जूझती दिल्ली का हाल देखा आपने। अब उत्तराखंड से आई तस्वीरें देखिए। उत्तराखंड के विकास नगर में 2 युवक उफनती आसन नदी की लहरों में फंस गए। उनकी जान पर बनाई। मझधार से बचाने के लिए पुल पर मौजूद लोगों ने रस्सी का सहारा लिया। दोनों युवकों तक रस्सी फेंकी और उन्हें रस्सी के सहारे बचाने की कोशिश तेज हुई। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद दोनों युवकों की जान बचा ली। उन्हें रस्सी के सहारे तेज धार से खींच लिया गया। इसी उत्तराखंड के अन्य इलाकों में भी हालत गंभीर है। ऋषिकेश में सैलाब से खिलवाड़ करना कुछ लोगों को महंगा पड़ गया। कार सवार बेहद मुश्किल में घिर गए, लेकिन गनीमत रही कि रेस्क्यू टीम फौरन मौके पर पहुंच गई। ऋषिकेश हरिद्वार बाईपास से गुजरती नदी की धार में फंसी कार को बचाव कर्मियों ने फौरन मदद की और बाहर निकाला। चमोली में भी मूसलाधार बारिश का कहर टूटा है। पहाड़ों से उतरती लहरों की रफ्तार देखिए, मानो सब कुछ तबाह करने पर तुल गई है। इन्हीं तूफानी लहरों ने पुल तबाह कर दिया। रास्ते ध्वस्त हो गए। पहाड़ के मलबे में 3 मवेशी भी दब गए। पानी की मार ने हिमाचल प्रदेश में भी हाहाकार मचा दिया। कुल्लू में भी उफनती नदी में दी गई चेतावनी को नजरअंदाज करना 3 युवकों को भारी पड़ गया। तीनों बीच में फंसे रहे। कई घंटे बाद गांव वालों ने टायर और रस्सी की मदद से इनकी जान बचाई। आसमानी आफत से गुजरात भी अछूता नहीं। बनासकांठा में एक कार का खतरे से आमना सामना हो गया। पाटन हारीज रोड पर उफनती लहरें कहर बरपा रही थीं। उन्हीं लहरों में एक कार जा फंसी। कई घंटे तक कार में सवार लोग लगातार मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। जब पुलिस को इसकी खबर लगी तो फौरन मौके पर पहुंचकर कार सवारों को बाहर निकाला। राजकोट में भारी बारिश के बाद ओमबाड़ा अंडरब्रिज में पानी भर गया। उसी अंडरब्रिज में एक सरकारी बस जा फंसी। बस में यात्री भी सवार थे। बस के पानी में फंसते ही यात्रियों की हालत खराब होने लगी, लेकिन मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने यात्रियों का रेस्क्यू किया। बस को भी पानी से बाहर निकाला। दिल्ली से रामकिंकर सिंह और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कई अन्य राज्यों में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। और देखिए श्वेता, ये बात चिंता भी पैदा करती है, क्योंकि जो तैयारी ऐसे मौसम से निपटने के लिए होनी चाहिए, हम देख रहे हैं इस वक्त। देखिए जो तस्वीर चल रही है कि किस तरह से लोगों को बसों में से निकाल कर लाना पड़ रहा है। और ये साल 2022 में देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। बिल्कुल हैरान करती है ये तस्वीरें और कई सवाल भी खड़ा करती है। उत्तर बिहार में आपको बता दें, वहां पर भी जो बाढ़ के हालात है उनमें सुधार नहीं हो रहा है। अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर लोग करा रहे हैं। नेहा, बिल्कुल, बिहार के अलावा केरल, उड़ीसा जैसे तमाम राज्यों में हालात बेहद गंभीर हैं। पहाड़ों में आफत है तो मैदानी इलाकों में भी कुदरत का कहर टूटा है। राजस्थान से आई ये तस्वीरें देखिए। पाली में मूसलाधार बारिश के बाद नदी अचानक उफान पर आ गई। एक बाइक सवार ने इस दौरान पुल पार करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। तूफानी लहरों के बीच फंस गया, लेकिन गनीमत थी कि वहां मौजूद लोगों ने उसे देख लिया। सभी ने मिलकर बाइक सवार को बचाने की पूरी कोशिश की। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। इसी बाढ़ के पानी में कुछ जानवरों को भी बहने से लोगों ने बचाया, जबकि कुछ बेजुबानों को नहीं बचाया जा सका। छत्तीसगढ़ के सुकमा में तो सड़क पर ही उफनती नदी का राज हो गया। नतीजा हुआ कि दोनों तरफ लोग फंस गए। आखिरकार कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई। बाइक को स्टार्ट कर ले जाना मुमकिन नहीं था, तो कुछ लोगों ने बाइक उठा ली और फिर नदी पार किया।
अब बिहार के छपरा में जारी आसमानी आफत की तस्वीरें देखिए। वहां हालात बेहद बिगड़ चुके हैं। छपरा में तबाही के बीच दिल दहलाने वाला मंजर सामने आया। 2 मंजिला मकान देखते ही देखते भरभरा कर धड़ाम हो गया। तरैया प्रखंड में यह हादसा हुआ। गनीमत थी कि इस मकान में कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। इस रिहायशी इलाके में कई दिनों से पानी भरा है, जिससे खतरा बेहिसाब बढ़ गया है। महीने भर से ज्यादा वक्त से बाढ़ की आफत से जूझ रहे समस्तीपुर में हालात जस के तस हैं। बागमती नदी खतरे के निशान के ऊपर है। ड्रोन से ली गई तस्वीरें जिले में बाढ़ के हालात की गवाही दे रही हैं। रिहायशी इलाकों में 4 फीट से ज्यादा पानी भरा है। कल्याणपुर प्रखंड के कई गांवों का संपर्क अभी भी टूटा हुआ है। अपने घर तक आने जाने के लिए ना हुई आसरा है। समस्तीपुर के साथ साथ दरभंगा और उत्तर बिहार के कई अन्य जिलों में भी बाढ़ से तबाही मची है। कई दिनों से हालात लगातार बदतर हैं। राहत नहीं मिलता देख दरभंगा में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने जेडीयू विधायक शशि भूषण हजारी को बंधक बना लिया। केरल के इडुक्की से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि राज्य में अभी भी हालात खराब हैं। पिछले दिनों जो भूस्खलन और तबाही हुई, उसमें फंसे लोगों को बचाने का काम अभी भी जारी है। उफनती नदी की लहरों के बीच रेस्क्यू टीम लगातार तलाशी अभियान चला रही है। ओडिशा के मलकानगिरी में भी संकट की तस्वीर दिख रही है। सड़क पूरी तरह जलमग्न हो गया। सड़क पर भी नदी की धारा बहती नजर आई। लोग जान बचाने के लिए छिपे रहे। पाली से भारत भूषण जोशी, छपरा से आलोक जायसवाल और समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ आज तक ब्यूरो। और बाढ़ से तबाही कई जिलों में, साथ ही लोगों की बदहाली की तस्वीर आपने देखी। लेकिन इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें। दरअसल ईमानदार टैक्स पेयर्स को मोदी सरकार ने नई सौगात दी है। कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। नेहा, और इस प्लेटफॉर्म का नाम दरअसल ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन ऑनरिंग द ऑनेस्ट दिया गया है। इसके तहत करदाता को फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर्स चार्टर, फेसलेस अपील की सुविधा मिलेगी। साथ ही अब टैक्स देने में आसानी भी होगी। इस चार्टर में भी टैक्स पेयर से कुछ अपेक्षाएं की गई हैं। टैक्स पेयर के लिए टैक्स देना या सरकार के लिए टैक्स लेना, ये कोई हक का अधिकार का विषय नहीं है, बल्कि ये दोनों का दायित्व है, जिम्मेवारी है, कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टैक्स पेयर को टैक्स इसलिए देना है क्योंकि उसी से सिस्टम चलता है। देश की एक बड़ी आबादी के प्रति देश अपना फर्ज निभा सकता है और उज्जवल भविष्य की ओर कदम भी रख सकता है। इसी टैक्स से खुद टैक्स पेयर को भी तरक्की के लिए, प्रगति के लिए बेहतर सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाता है। वहीं सरकार का ये दायित्व है कि टैक्स पेयर की पाई पाई का सदुपयोग करे। ऐसे में आज जब करदाताओं को सुविधा और सुरक्षा ये दोनों मिल रही हैं, तो देश भी हर टैक्स पेयर से अपने दायित्वों के प्रति ज्यादा जागरूक रहने की अपेक्षा करता है। टैक्स सुधार को लेकर प्रधानमंत्री ने ये अहम अनाउंसमेंट्स की, लेकिन इस बीच हमारे पास बड़ी खबर राजस्थान से भी आ रही है, क्योंकि राजस्थान में जो सियासी संकट चल रहा है उसके बीच में कल से राजस्थान में विधानसभा का सत्र शुरू होना है। लेकिन बीजेपी कल अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, ये बड़ी खबर आ रही है। और देखिए अभी जो परिस्थितियां हैं, सचिन पायलट वापस लौट गए हैं जयपुर। आज शाम यानी करीब 4:30 बजे का समय तय है जब गहलोत खेमा और पायलट खेमा जो कि हैं एक ही पार्टी में, लेकिन आज विधायकों की अहम बैठक होने वाली है। और बीजेपी अब यहां पर कल को लेकर अपनी स्ट्रैटेजी साफ कर चुकी है कि कल से जब सत्र की शुरुआत हो रही है
तो इसमें बीजेपी सरकार को चुनौती देगी विश्वास मत साबित करने के लिए। बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया ने इसे लेकर बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि सरकार आत्महत में है और जल्द गिरने वाली है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से, जब से राजस्थान में ये संकट चल रहा है, 1 महीने का समय करीब हो चुका है, लगातार बीजेपी पर भी ये सवाल उठ रहे थे कि बीजेपी क्यों मेजॉरिटी को चैलेंज नहीं करती है, क्यों विश्वास मत को चुनौती नहीं देती है। लेकिन अब ऑफिशियली पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो रही है, तो अविश्वास प्रस्ताव वो कल लेकर आएंगे। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से जुड़ी एक अहम खबर आपको दे दें। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार और रिया के वकील ने अपने अपने जवाब दे दिए हैं। लिखित में दरअसल ये जवाब आज देने थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सीबीआई की जांच कराई जाए या नहीं, ये इस पर फैसला होना है। लेकिन आज रिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि उसे सीबीआई जांच से आपत्ति नहीं है, उसका विरोध बिहार सरकार की जांच से है। बिहार पुलिस की एफआईआर को रिया ने गैर कानूनी बता दिया है। वहीं बिहार सरकार ने कहा है कि उनकी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया कि बिहार पुलिस ने कानून के दायरे में रहकर जांच की। मुंबई पुलिस पर आरोप लगाते हुए बिहार सरकार ने कहा कि राजनीतिक दबाव में मुंबई में केस दर्ज नहीं किया गया। तो कई लेवल पर यहां भी सुशांत केस में राजनीति दरअसल देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सुशांत केस में जो सीबीआई जांच को लेकर तकरार चल रही है, सुशांत के परिवार वाले चाहते हैं कि ये जांच हर हाल में होनी चाहिए। मीनाक्षी, और देखिए श्वेता, इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो एक भावुक अपील कर रही हैं कि इंसाफ होना चाहिए, उनके भाई के साथ क्या हुआ ये सच जानने का अधिकार उनको है। Hello everyone, I'm Sushant Singh Rajput's sister Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. एक बहन की गुहार, एक बहन का दर्द, सीबीआई जांच की मांग। ये है सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति। अमेरिका में रहने वाली श्वेता को भाई के नहीं होने से खालीपन का दर्द सहा नहीं जा रहा है। हर दिन पहाड़ की तरह कट रहे हैं। श्वेता बेचैन है, अपने प्यारे भाई के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, हाथ जोड़कर सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। Hello everyone, I'm Sushant Singh Rajput's sister Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. सुशांत की बहन श्वेता ने 43 सेकंड की इस वीडियो को शेयर किया है। दिल बैठा जा रहा है। इंसाफ की लड़ाई लंबी होती जा रही है। बहुत गमगीन होकर श्वेता कहती हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। इसके लिए बार बार हाथ जोड़ रही हैं। तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सीबीआई फॉर एसएसआर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2 महीने होने को हैं, लेकिन आज तक गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। लेकिन सियासत जमकर जरूर हो रही है, जिससे पूरा परिवार आहत है, परेशान है। श्वेता ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो शेयर की है, जिसमें उन्होंने एक बोर्ड को पकड़ा हुआ है। उसमें लिखा है, मैं सुशांत सिंह राजपूत की बहन हूं। मैं सुशांत केस के लिए सीबीआई जांच की अपील करती हूं। सुशांत की बहन के पोस्ट पर अंकिता लोखंडे ने भी कमेंट किया है। उन्होंने लिखा, हम सच का पता लगा लेंगे और हमें न्याय मिलेगा। वैसे तो बिहार सरकार और केंद्र की तरफ से पहले ही सीबीआई जांच की हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच नहीं चाहती। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार है। अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। प्रिया 3 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वायुसेना अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया ने पाकिस्तान और चीन को कड़ा संदेश दिया है। दरअसल एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने वेस्टर्न सेक्टर में फ्रंटलाइन एयरबेस पर MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट से उड़ान भरी है। एक दिन के दौरे पर एयरबेस पहुंचे भदौरिया ने यहां MiG-21 में उड़ान भरी, साथ ही तैयारियों का भी जायजा लिया।
तो एक पुरानी कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। चीन पर यह बात 100% सटीक बैठती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्वी लद्दाख में सरहद पर मार खाने के बावजूद भी चीन चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। मीनाक्षी, हालांकि भारत की तैयारी से चीन डरा हुआ है। चीन को अब तक समझ में आ गया है कि इस बार उसका पाला किससे पड़ा है। बिल्कुल, अपने डर को छुपाने के लिए चीन एक तरफ हमें नसीहत दे रहा है तो दूसरी तरफ साथ साथ चलने की कस्में खा रहा है। दुश्मन सुधर जाए तो बेहतर, वरना अंजाम होगा बुरा। वक्त पर संभल जाए चीन, नहीं तो फिर मिलेगा करारा जवाब। टूट जाएगी ड्रैगन की कमर, मिट जाएगा नामो निशान। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को 100 दिन हो गए, लेकिन चीन चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। अपनी करतूतों पर पर्दा डालकर उल्टे भारत को उपदेश दे रहा है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता जिरोंग ने ट्वीट कर लिखा है, उम्मीद है कि भारत ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे सीमा पर स्थिति और जटिल हो। चीन उम्मीद करता है कि भारत सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करेगा। भारत पर ठीकरा फोड़ने से पहले चीन को अपनी गिरेबा में झांकना चाहिए। पूरी दुनिया में बदनाम चीन पर कौन यकीन कर सकता है। एक तरफ चीन गीदड़ भभकी दे रहा है तो दूसरी तरफ सीमा विवाद को लेकर हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहा है। भारत में चीन के राजदूत सुन वेइडोंग ने लिखा, भारत और चीन के बीच के सीमा विवाद और सीमा पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से दोनों देशों और उनके नेताओं शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय साझेदारी की दूरदृष्टि से हमें भटकना नहीं चाहिए। तनाव के बीच चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने चीन की सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक वरिष्ठ पदाधिकारी से मुलाकात की और लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बने हालात पर चर्चा की। विक्रम मिस्री कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पदाधिकारी लियू चियानचाओ से मिले। आपको बता दें कि लियू चियानचाओ अपनी पार्टी में विदेश मामलों को देखने वाली संस्था के डिप्टी डायरेक्टर हैं। चीनी सेना ने गलवान घाटी के कुछ कैंपों को खाली कर दिया है, लेकिन अभी उसे बहुत कुछ करना बाकी है। उसने अब तक फिंगर एरिया, पेंगोंग झील और गोगरा और देपशांग इलाके को खाली नहीं किया है। भारत इस मामले में लगातार विरोध दर्ज करवा रहा है। भारत चीन पर लगातार दबाव डाल रहा है कि वो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच से अपनी सेना हटाए। चीन की इंटरनेशनल जगहसाई के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। भारत के साथ रिश्ते अच्छे बनाए या फिर दुश्मनी की लकीर पर चले। लेकिन भारत ने जो कड़े कदम उठाए हैं उससे चीन परेशान है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है। इसी घबराहट में वो बड़बड़ा रहा है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। लद्दाख में एलएसी पर चीन नई चाल चल रहा है। अपने नैनो टैंक यानी T-15 के जरिए वो पहाड़ी रास्तों में एडवांटेज बनाए रखना चाहता है। नेहा, लेकिन वो ये भी भूल गया है कि हिंदुस्तान का T-90 टैंक और बाकी हथियार उसके छोटे टैंक्स को हिला देने के लिए और उन्हें मादा उनसे रखने के लिए सक्षम है। बिल्कुल, और रक्षा जानकार तो यहां तक एक तरह से कह रहे हैं कि भारत और चीन के टैंक की तुलना करना यानी कि हाथी और चूहे की तुलना करना जैसा है। एक तरफ चीन का नैनो टैंक T-50, दूसरी तरफ भारत का बलशाली टैंक यानी T-90। दोनों में कोई बराबरी नहीं, कोई होड़ नहीं, लेकिन चीन है कि भ्रम फैलाने और अपनी बदनीयत पर कायम रहते हुए नई चाल पर उतर आया है। सूत्रों को खबर मिली है कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन ने की है नैनो टैंक यानी T-15 टैंक की तैनाती। चीन का प्लान इन टैंक्स को भारत से सटी बाकी राज्यों की सीमाओं पर भी तैनात करने का है। लेकिन पहले चीन के इस छुटके नैनो टैंक की पोल खोलते रक्षा विशेषज्ञ की राय सुनिए। एक हाथी और चूहे में क्या लड़ाई है? कुछ भी लड़ाई नहीं है। T-90 की जो आर्मर पियर्सिंग शेल्स हैं उसकी क्षमता, T-90 की रेंज, T-90 की डिस्ट्रक्टिव पावर, T-90 का गन, T-90 का ऑटो नेविगेशन सिस्टम, बाकी ये सब चीज़ जो चीज़ हैं वो
T-15 के बहुत आगे हैं। देखिए चीन का इक्विपमेंट जो है ना, आप मेड इन चाइना जितने इक्विपमेंट है वो समझिए कि वो खाली कागज़ पे चीन अपनी बड़ाई करता है, उसका बैटल वर्दीनेस कभी साबित हुआ है? आप एक जंग बताइए जो कि चीन 1962 के पास जीता हो। ये सच नहीं है कि क्या J-17 पाकिस्तान ने इस्तेमाल नहीं किया हिंदुस्तान के एयरफोर्स के खिलाफ बालाकोट के बाद? नहीं इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है चीन चाइना मेड माल में। अब बताते हैं कि टैंकों की टक्कर में किसमें कितनी ताकत है। T-15 टैंक का वजन 30 से 35 टन है और इसमें 105 mm की गन लगी हुई है, जिसकी वजह से इसे पहाड़ी इलाकों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसके जवाब में भारत के पास T-72, T-90 और अर्जुन टैंक पहले से ही हैं, जो हर तरह के इलाके में बेहद कारगर हैं। चीनी सेना की तरफ से T-15 टैंकों की तैनाती का भारत के पास हथियारों के रूप में जवाब भी है। हाल ही में अमेरिका से मंगाई गई सेना में शामिल M77 गन को भारत ने अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक तैनात किया है। भारत ने 145 M77 गन की खरीद की है, जिसे सेना की अलग अलग 7 रेजिमेंट में शामिल किया जा रहा है। M77 गन्स की सबसे खास बात यह है कि इसे हेलीकॉप्टर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। कहने को चीन के पास T-95 टैंक भी है, जो T-90 से ज्यादा नहीं बल्कि बराबर या कमतर ही है। ऐसे में चीन अगर आक्रामक सरहद पर दिखता है तो T-90 टैंक उसका बड़ा जवाब है। चीन ने LAC के ऊपर ईस्टर्न लद्दाख में लाइट T-15 टैंक्स तैनात किए हैं। ये तकरीबन 30 से 33 टन के बीच इनका वजन है और 105 mm गन से लैस हैं। हिंदुस्तान ने T-90 44 टन और 125 मिलीमीटर गन के साथ लैस हैं और इनमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी हैं, जिनका रेंज तकरीबन 4 किलोमीटर है। तो T-15 टैंक्स को टक्कर देने के लिए हिंदुस्तान के पास T-90 टैंक्स तैनात हैं। सूत्रों के मुताबिक इस साल लगातार आ रही सैटेलाइट इमेज से ये पता चला था कि चीनी सेना खास तरीके के बने और वजन में काफी हल्के टैंकों की लगातार तैनाती कर रही है। हालांकि कुछ रिपोर्ट में इन टैंकों की तिब्बत में तैनाती की जानकारी पिछले साल से ही आने लगी थी, लेकिन चीन की मंशा पूरी तरह उस समय सामने आई जब उसने LAC से सटे भारतीय इलाकों में अपनी चालबाजियां बढ़ा दी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन मेड इन चाइना सामान के जरिए एक बार फिर सरहद पर चालबाजी करने में जुटा हुआ है। लद्दाख के उस पार कई जगहों पर चीन लाइट वेट टैंक लगा रहा है। जानकारों का यह मानना है कि मेड इन चाइना सामान जिस तरीके से अस्तित्व विहीन होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वैसे ही ये सामान यानी ये टैंक बड़े स्तर पर सरहद पर किसी काम में नहीं आएगा। T-90 टैंक के आगे ये कहीं टिक भी नहीं सकता और जानकार ये भी कहते हैं कि इसको वहीं पर नष्ट कर दिया जाएगा। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। और अब बात जश्न आज़ादी की, यानी कि 15 अगस्त की। जी हाँ, बस एक दिन और बाकी है और 15 अगस्त को पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और तिरंगा फहराया जाएगा, लेकिन इस बार अलग अंदाज में। मीनाक्षी। और देखिए, मुख्य समारोह दिल्ली के लाल किले पर ही होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा फहराएंगे। लेकिन नेहा, हालात बहुत अलग हैं। आज भी जब हमने सेना का ड्रेस रिहर्सल देखा, किस तरीके से परेड की गई, तो कई सारे ऐसे बदलाव दिखाई दिए जो कि कोरोना संक्रमण के चलते किए जा रहे। तीनों सेना के जवान झंडे को सलामी जरूर देंगे, लेकिन बारिश के बीच आज जो ये ड्रेस रिहर्सल हुआ उसमें हमने देखा कि जवान मास्क में दिखाई दिए और 2 फीट के डिस्टेंस पर वहां पर ये सब कुछ किया गया। लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे तो भव्य नजारा कुछ इसी तरह का होगा। कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम, ये वतन के लिए प्यार ही तो है कि देश का हर जवान हमेशा अपनी माटी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहता है। लाल किले पर आज सुबह ऐसा ही मंजर था। मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन तीनों सेना के जवान 15 अगस्त की तैयारी में पूरे समर्पण के साथ लगे हुए थे।
बारिश के थपेड़ों के बीच न उनके कदम डगमगाए, न बैंड की धुन में कोई व्यवधान नजर आया। हर कदम नपातुला, सब कुछ लयबद्ध अंदाज में। थल सेना, वायु सेना, नौसेना, हर हिंदुस्तानी के दिल में गर्व और जोश भर देने वाला ये लम्हा है। लाल किले की ये तस्वीर 15 अगस्त परेड के फुल ड्रेस रिहर्सल का हिस्सा है। यूं तो 26 जनवरी की तरह 15 अगस्त को देश के शौर्य का प्रदर्शन नहीं होता, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर तीनों सेना की ओर से भव्य परेड होती है। फुल ड्रेस रिहर्सल की इन तस्वीरों को देखिए, एक एक चीज का बारीकी से अभ्यास किया जा रहा है। इन तस्वीरों में देखिए, देश के आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा फहराने के लिए पीएम मोदी जब लाल किले पर पहुंचेंगे तो उन्हें किस तरह रिसीव किया जाएगा। ये तस्वीर अपने आप में भव्य है। देखिए, पीएम के तिरंगा लहराने के बाद तीनों सेना की टुकड़ी किस तरह झंडे को सलामी देगी। दर्शक दीर्घा पर भी गौर कर लीजिए। कुर्सियों के बीच 2 गज की दूरी के फॉर्मूले का पूरा ख्याल रखा गया है। कोरोना काल में स्वतंत्रता दिवस समारोह का ये पहला मौका है, लिहाजा चुनौती बड़ी है। आजादी के उत्सव की भव्यता भी कम ना हो, कोरोना की जंग में कोई लापरवाही भी ना हो। आज तक ब्यूरो। और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, जवान चेकिंग कर रहे हैं। कई लेयर की दरअसल ये सुरक्षा व्यवस्था होती है। लाल किले पर कई स्तर वाली सुरक्षा अब लागू कर दी गई है। श्वेता, बिल्कुल, और आपको बता दें कि 300 सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर रखने की भी पूरी तैयारी है। किसी भी तरह की कोई गलती, कोई चूक ना हो, इसके मद्देनजर। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी से पहले दिल्ली की सड़कों पर दिखने वाला ये सामान्य दृश्य है। दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, गाड़ियों की तलाशी हो रही है। जहां भी कुछ संदिग्ध दिखता है, तलाशी शुरू हो जाती है। सिक्योरिटी तो एज इट ही रहेगी, उसमें पब्लिक कम आए या ज्यादा आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिक्योरिटी तो टाइट ही रहेगी और उसको कोविड-19 देखते हुए हम सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली के लाल किले में होता है, लिहाजा लाल किला एक किले में तब्दील हो गया है। पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों द्वारा कई स्तरीय पहरा तैनात किया गया है। जश्न आजादी के मौके पर आतंकी संभावनाओं को देखते हुए लाल किले को पहरे में तब्दील कर दिया गया है। कई स्तर की जो सुरक्षा होती है, जिसमें दिल्ली पुलिस होती है, आईटीबीपी होती है, सीआरपीएफ होती है, और इन तमाम एजेंसियों के बीच ये सुनिश्चित की जाएगी कि आखिर यहाँ परिंदा भी पर न मार सके। 300 सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन्स के जरिए नजर, और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा खतरा है वो कोरोना से निपटने का है। और शायद इसीलिए इस बार हजारों मेहमानों को न बुलाकर महज कुछ खास मेहमान ही इस लाल किले पर इस स्वाधीनता दिवस के मौके पर मौजूद होंगे। लाल किले के आसपास कई स्तरों वाला सुरक्षा घेरा होगा। एनएसजी के अलावा एलीट स्वैट कमांडो भी लाल किले पर सुरक्षा में तैनात होंगे। लाल किले पर आसपास के इलाकों में करीब 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अस्थायी मचानों से सुरक्षाकर्मी लोगों पर नजर रख रहे हैं। हर गेट पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात होंगे। देखिए, अभी हमारा डबल कॉर्डन लग गया है यहाँ सिक्योरिटी का। एक अंदर की सुरक्षा इंतजाम है और एक बाहर लाल किले के चारों तरफ का सुरक्षा इंतजाम है।
हमारे मचान मोर्चा जो लगे होते हैं वो सब कुछ लग चुके हैं और मैंड हैं। सीसीटीवी कैमरास लगते हैं, हमारे 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास लगते हैं, वो भी लग चुके हैं ऑलरेडी। सारे जितने गेट्स हैं रेड फोर्ट के लिए वो हमारे मैंड हैं। इसके अलावा आम पब्लिक के लिए रेड फोर्ट ऑलरेडी बंद हो चुका है। 15 अगस्त के दिन पैराग्लाइडर्स, ड्रोन और दूसरे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लेकर पूरी तरह से सतर्क रहने को कहा गया है। कैमरा, दूरबीन, रिमोट कंट्रोल वाली कार की चाबी, छाता, हैंडबैग, ब्रीफकेस, ट्रांजिस्टर, सिगरेट लाइटर, टिफिन बॉक्स, पानी की बोतल, लंच बॉक्स लाने की अनुमति नहीं होगी। आशुतोष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। अब आपको क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल की मंगेशकर का एक वायरल वीडियो दिखा देते हैं श्वेता, और वीडियो की खासियत क्या है ये हमारे दर्शकों को बताइए। वीडियो में चहल की मंगेतर धनश्री वर्मा धमाकेदार डांस करती हुई दिख रही हैं। वैसे धनश्री का ये वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है। टीयर 3 में अभी के लिए हमारे साथ बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।